सोचिए, एक छोटी सी बंदूक की गोली कैसे एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकती है। बिल्कुल। मतलब अक्सर जब इतिहास की किताबें पढ़ी जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे 1857 की क्रांति अचानक से हो गई। बस एक दिन मंगल पांडे ने कारतूस चलाने से मना किया और रातों रात पूरे देश में विद्रोह भड़क उठा। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? आज के इस गहन चर्चा में हमारे पास जो नोट्स और ऐतिहासिक स्रोत मौजूद हैं, उनका मिशन है 1857 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हर उस पहलू को डिकोड करना जो इतिहास की गहरी समझ और खास तौर पर एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए सबसे जरूरी है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये सिर्फ एक कारतूस या एक बैरक की बात नहीं थी, इसके पीछे दशकों का दबा हुआ गुस्सा, कूटनीति और धोखेबाजी थी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा कि इतिहास में कोई भी इतनी बड़ी घटना मतलब वो शून्यता में या रातों रात नहीं होती। सही बात है। 1857 का विद्रोह कोई अचानक फटा हुआ बम नहीं था। अगर हम अपने स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करें तो ये एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह था जिसके झटके बहुत पहले से यानी दशकों पहले से महसूस किए जा रहे थे। इस विद्रोह को सिर्फ कारतूसों तक सीमित कर देना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। इसके मूल कारणों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है। अगर हम एक प्रेशर कुकर का उदाहरण लें तो 1857 में वो कुकर फट गया, लेकिन उसकी सीटी तो 1806 से ही बजनी शुरू हो गई थी। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। तो सुनने वालों के मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि अगर गुस्सा इतना ही था तो सैनिकों ने 1857 तक का इंतजार क्यों किया? क्या 1857 से पहले सेना में कभी कोई बगावत नहीं हुई थी? What's fascinating here is कि विद्रोह की आग बहुत पहले ही लग चुकी थी। सेना के अंदर असंतोष के कई विस्फोट पहले भी हो चुके थे। अच्छा। सबसे पहले 1806 के वेल्लोर विद्रोह को ही देख लीजिए जी। वहां क्या हुआ था? अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में सीधा दखल देना शुरू कर दिया था। मतलब पहनावे को लेकर? बिल्कुल। माथे पर तिलक लगाने या दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी गई और चमड़े से बनी टोपियां पहनने को मजबूर किया गया। इसके बाद 1824 में बैरकपुर का विद्रोह हुआ। 1824 में वहां क्या हुआ था? वहां 47th रेजिमेंट के सैनिकों ने समुद्र के पार बर्मा जाने से साफ इनकार कर दिया था। समुद्र पार जाने से इनकार, ये बात आज के दौर में थोड़ी अजीब लग सकती है कि कोई सैनिक विदेश जाने से मना कर दें। हाँ, आज अजीब लगता है। क्या ये सिर्फ घर से दूर जाने का डर था या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। दरअसल उस समय के भारतीय समाज में, विशेषकर सवर्ण हिंदुओं में, एक गहरी धार्मिक मान्यता थी कि समुद्र पार करने का मतलब है अपना धर्म और अपनी जाति भ्रष्ट कर लेना। जिसे काला पानी कहा जाता था। एग्जैक्टली। इसे काला पानी पार करना कहा जाता था। सैनिकों को लगता था कि अंग्रेज जानबूझकर उन्हें समुद्र पार भेज रहे हैं ताकि उनका धर्म नष्ट हो जाए और वे ईसाई बन जाएं। अच्छा, तो ये सिर्फ ड्यूटी का मामला नहीं था, ये सीधे तौर पर उनके धार्मिक पहचान पर हमला था। बिल्कुल सही। और यह संतोष छिटपुट नहीं था, यह सिलसिला लगातार चलता रहा। और भी विद्रोह हुए थे। हाँ ना। 1842 में फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया। 1849 में तो 7वीं बंगाल कैवलरी, 64वीं रेजिमेंट और 22वीं रेजिमेंट, इन तीनों ने एक साथ बगावत की। बाप रे, एक साथ 3 रेजिमेंट! और इतना ही नहीं, इसके बाद 1850 में 66वीं नेटिव इन्फेंट्री और 1852 में 38वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह भी हमारे सोर्सेज में दर्ज है। यानी ब्रिटिश सेना का अपना ही ढांचा अंदर से लगातार चरमरा रहा था। बिल्कुल, एकदम खोखला हो रहा था। तो सैनिकों का गुस्सा तो समझ में आता है, लेकिन सेना तो समाज का एक हिस्सा है ना। हाँ। सैनिक किसी न किसी किसान या दस्तकार के ही बेटे थे। हाँ, वर्दी के पीछे तो आम इंसान ही था। तो अगर हम कुकर के अंदर के असली प्रेशर की बात करें तो समाज के बाकी हिस्सों में भी तो उबाल था। राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर क्या चल रहा था जिसने आम लोगों को इस बगावत के लिए तैयार कर दिया? ये समझना सबसे अहम है। डलहौजी और विलिस्ली जैसे गवर्नरों की नीतियों ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया था। हाँ, उनकी विस्तारवादी नीतियां। बिल्कुल। विलिस्ली की सहायक संधि, जिसे सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, और डलहौजी की व्यापक नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, इन दोनों ने भारतीय रियासतों को अंदर से खोखला कर दिया था। इस व्यापक नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इसका नाम तो सुन लेते हैं लेकिन ये काम कैसे करती थी ये समझना जरूरी है। बिल्कुल, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए किसी रियासत का एक राजा है। हाँ।
अगर उस राजा का अपना कोई सगा बेटा नहीं है तो भारतीय परंपरा के अनुसार वो किसी बच्चे को गोद ले सकता था। हाँ, जो उसका वारिस बनता। लेकिन डलहौजी ने नियम बना दिया कि गोद लिए हुए बेटे को राजा का वारिस नहीं माना जाएगा। ये तो सीधा धोखा है। राजा की मृत्यु के बाद वो राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये एक तरह की कानूनी लूट थी। इसी नीति के तहत सतारा, नागपुर और झांसी जैसे राज्यों को हड़प लिया गया। इसी वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सख्त खिलाफ हो गई थीं। जी, क्योंकि उनके गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। एकदम सही। राजनीतिक धोखेबाजी के साथ साथ प्रशासनिक और न्यायिक भेदभाव भी चरम पर था। उच्च पदों पर भारतीयों को रखा ही नहीं जाता था। मतलब प्रमोशन का कोई चांस ही नहीं। बिल्कुल नहीं। सेना में कोई भी भारतीय सैनिक सूबेदार के पद से ऊपर जा ही नहीं सकता था, चाहे वो कितना भी योग्य या अनुभवी क्यों ना हो। ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। और न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों को भारतीयों से ऊपर रखा गया था। और आर्थिक पहलू, जिसने शायद भारत की कमर ही तोड़ दी थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत के पारंपरिक उद्योग और व्यापार को पूरी तरह से चौपट कर दिया था। हाँ, वो तो भयानक था। इंग्लैंड में बनी मशीनी और सस्ती चीजें भारत के बाजारों में भर दी गईं और भारतीय कारीगरों के सामान पर भारी टैक्स लगा दिए गए। किसानों पर इतना भारी लगान थोपा गया कि पारंपरिक जमींदार तक दरिद्र हो गए। आर्थिक शोषण की बात निकली है तो इस चर्चा को सुन रहे लोगों और खासतौर पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक पॉइंट बताना चाहूंगा। हाँ, बताइए। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि मुंबई में एक इनाम कमीशन बनाया गया था। इनाम कमीशन? हाँ, इस कमीशन का काम था जमींदारों की जागीरों की जांच करना। और आपको हैरानी होगी कि इस इनाम कमीशन की सिफारिश पर 20,000 से अधिक जागीरें बिना किसी ठोस कारण के जब्त कर ली गई थीं। 20,000 जागीरें? जी हाँ। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि रातों रात 20,000 प्रभावशाली परिवारों से उनकी जमीन, उनकी आजीविका और समाज में उनका रुतबा छीन लिया गया। बिल्कुल। सोचिए कितना गुस्सा भरा होगा लोगों में। ये तो पूरे समाज में एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा करेगा ही। और इसके साथ ही, जैसा कि हमारे स्रोतों में जिक्र है, धार्मिक कारण भी जुड़ गए। हाँ, धार्मिक वाला एंगल बहुत क्रिटिकल है। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में खुलकर धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई थी। इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा धर्मांतरण को लगातार सरकारी प्रोत्साहन दिया जा रहा था। लोगों के मन में यह गहरा डर बैठ गया था कि अंग्रेज उनके धर्म, उनकी संस्कृति और उनके अस्तित्व को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, एक तरफ व्यापगत नीति से राजाओं की गद्दी छीनी जा रही है, दूसरी तरफ इनाम कमीशन से जमींदारों की जमीनें जा रही हैं, किसानों पर भारी टैक्स है और समाज को लग रहा है कि उनका धर्म खतरे में है। बारूद तो पूरे देश में बिछ चुका था। एकदम सही कहा आपने। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी वापस सेना के अंदर से ही आई। बिल्कुल। वेतन की कमी और प्रमोशन न मिलना तो पुरानी बात हो चुकी थी, लेकिन 1856 में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने हालात बेकाबू कर दिए। कौन सा फैसला? इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करिएगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सैनिक सेवा भारतीय अधिनियम पारित किया, जिसे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कहते हैं। ओके। इस अधिनियम के तहत सभी भारतीय सैनिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि सरकार जब चाहेगी उन्हें समुद्र पार ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देने के लिए भेज सकती है। रुकिए, ये तो वही बात हो गई जिसका 1824 में बैरकपुर में सैनिकों ने विरोध किया था। एग्जैक्टली। यानी अंग्रेजों ने पिछली बगावत से कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने कानून बनाकर सैनिकों को उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी। और इसी गहरे असंतोष के बीच जो तात्कालिक कारण बना वो था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। हाँ, उस समय सेना में एक नई एनफील्ड राइफल लाई गई थी। इस राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे उन्हें बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। और तभी ये खबर फैली कि इन कारतूसों को सीलन से बचाने के लिए जिस ग्रीस या चिकनाई का इस्तेमाल होता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। सही। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और सुअर मुसलमानों के लिए वर्जित है। बिल्कुल। इस एक अफवाह ने, या शायद ये सच्चाई ही थी, सेना के दोनों बड़े वर्गों का धर्म एक ही झटके में खतरे में डाल दिया। सैनिकों को लगा कि ये उन्हें ईसाई बनाने की एक सोची समझी साजिश है। यही वो तात्कालिक चिंगारी थी जिसने 50 दशकों से बिछे बारूद में एक जोरदार धमाका कर दिया। अब यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। क्या?
ये सब सुन के लगता है कि कारतूस की घटना हुई और सैनिकों ने गुस्से में तुरंत हथियार उठा लिए। लेकिन हमारे नोट्स एक बहुत ही अलग कहानी की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये क्रांति पूरी तरह से अचानक हुई थी या इसके पीछे कोई मास्टर प्लान था? क्योंकि सोर्सेज में लंदन का जिक्र आ रहा है। जी रुकिए, लंदन में बैठकर मास्टर प्लान, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अंग्रेजों की नाक के नीचे, उन्हीं की राजधानी में, ये कैसे संभव था? ये सुनकर हैरानी जरूर होती है, लेकिन ये सच है। ये सिर्फ एक बेतरतीब या अचानक हुआ विद्रोह नहीं था। हमारे स्रोतों के अनुसार कानपुर के नाना साहब के एक बहुत ही करीबी सहयोगी थे अजीमुल्लाह खां। अच्छा। और सतारा के अपदस्थ राजा के प्रतिनिधि थे रंगो बापूजी। ये दोनों अपने अपने राजाओं के पेंशन और राज्य छीनने की शिकायत लेकर लंदन गए थे। ओके, तो वो वहां लीगल लड़ाई लड़ने गए थे। हाँ, पर वहां उन्हें ब्रिटिश न्याय प्रणाली से निराशा ही हाथ लगी और वहीं लंदन में बैठकर उन्होंने तय किया कि अब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। ये सच में एक अविश्वसनीय कहानी है। ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में बैठकर उसी साम्राज्य के खिलाफ साजिश। बिल्कुल। लेकिन इस योजना को इतनी दूर भारत के गांव-गांव और छावनियों तक कैसे पहुंचाया गया, वो भी बिना अंग्रेजों की नजर में आए? भारत लौटने पर नाना साहब ने इस योजना को जमीन पर उतारा। क्रांति शुरू करने के लिए एक विशेष दिन तय किया गया, 31 मई 1857। 31 मई? हाँ, और इस पूरी गुप्त योजना का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। कमल और रोटी, ये संचार का माध्यम कैसे बन सकता है? ये बहुत ही चतुर तरीका था। कमल का फूल सैन्य छावनियों में एक सैनिक से दूसरे सैनिक तक पहुंचाया जाता था, जो ये संदेश था कि सेना बगावत के लिए तैयार है। और रोटियां? रोटियां गांव के चौकीदारों के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाती थी। जो गांव बगावत में शामिल होने के लिए तैयार होता था, वो उन रोटियों को स्वीकार कर लेता था और आगे नए गांवों में रोटियां बनाकर भेज देता था। वाओ! इस तरह बिना एक भी शब्द लिखे पूरे उत्तर और मध्य भारत में बगावत का संदेश फैल गया। Here's where it gets really interesting. योजना बनी थी 31 मई की। संचार भी हो रहा था, सब कुछ तय था, लेकिन ये धमाका अपने तय समय से बहुत पहले ही हो गया। हाँ बिल्कुल। 29 मार्च 1857 को ही बंगाल की बैरकपुर छावनी में बगावत हो गई। बिल्कुल। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने उन चर्बी वाले कारतूसों को छूने से ही साफ इनकार कर दिया। बात सिर्फ इनकार तक सीमित नहीं रही। गुस्से में उन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन पर गोलियां चला दी और उनकी हत्या कर दी। एक अकेले सिपाही का पूरी ब्रिटिश सत्ता को इतनी बड़ी चुनौती देना। हाँ, वो बहुत बड़ा कदम था। हमारे स्रोतों में ये भी बताया गया है कि उस समय 34th NI के कमांडिंग ऑफिसर जनरल जॉन बिनेट थे। मंगल पांडे के बारे में एक और रोचक तथ्य है कि वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर के रहने वाले थे, जिसे अब बलिया जिला कहा जाता है। जी, और वे बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी में तैनात थे। मंगल पांडे के इस कदम ने ब्रिटिश प्रशासन को हिलाकर रख दिया। इसके परिणाम स्वरूप बिना कोई समय गंवाए 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे और उनके एक साथी ईश्वरी पांडे को फांसी दे दी गई। ये ध्यान देने वाली बात है कि विद्रोह की जो तारीख 31 मई तय की गई थी, उससे बहुत पहले ही यानी 29 मार्च को बैरकपुर में ये घटना हो गई। और शायद यही वो समय से पहले हुआ विस्फोट था जिसने क्रांति की पूरी दिशा बदल दी। बिल्कुल। मास्टर प्लान अव्यवस्थित हो गया, लेकिन मंगल पांडे की फांसी ने उस चिंगारी को दावानल बना दिया। ये आग रुकी नहीं। जी। बैरकपुर की इस घटना के बाद ये पूरे उत्तर और मध्य भारत में कैसे फैल गई? मंगल पांडे की शहादत की खबर पूरे देश की छावनियों में आग की तरह फैली। इसके ठीक एक महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम व्यापक सशस्त्र विद्रोह भड़क उठा। अच्छा, 10 मई को? हाँ, वहां की 20 NI और 3 LC की सैन्य टुकड़ियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ और अगले ही दिन यानी 11 मई को ये विद्रोही सेना दिल्ली पहुंच गई। एकदम सही। 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम बहादुर शाह जफर कहते हैं, उन्हें फिर से भारत का सम्राट और इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। If we connect this to the bigger picture, तो ये समझना बहुत दिलचस्प है
कि सैनिकों ने बहादुर शाह को ही क्यों चुना। हाँ, क्योंकि वो तो बहुत बूढ़े हो चुके थे। बिल्कुल। दरअसल सैनिकों को पता था कि अंग्रेजों को हराने के लिए उन्हें एक ऐसे चेहरे, एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जिसे पूरा भारत मान्यता दे सके। एक नेशनल सिंबल चाहिए था। एग्जैक्टली। वोवेल साम्राज्य भले ही कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी प्रतीकात्मक सत्ता अभी भी लोगों के दिलों में थी। हालांकि बहादुर शाह बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र मिर्जा मोगल को प्रधान सेनापति तो नियुक्त किया, लेकिन असल कमान किसी और के पास थी। हाँ, असल में विद्रोही सेना का नेतृत्व और वास्तविक नियंत्रण बख्त खां के हाथों में था। दिल्ली पर अधिकार होने के बाद तो जैसे पूरे देश में बगावत की लहर दौड़ गई। अलग अलग स्थानों पर क्रांति का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया। जी। इतिहास को गहराई से समझने वालों के लिए ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ किसने नेतृत्व किया और किस ब्रिटिश अधिकारी ने उसे दबाया। चलिए कुछ प्रमुख केंद्रों पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। हमने दिल्ली की बात की, जहां नेता बहादुर शाह द्वितीय थे, और इस विद्रोह को जिस क्रूर ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया वो था जॉन निकोलसन। और लखनऊ में? इसके बाद अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहां क्रांति की कमान बेगम हजरत महल के हाथों में थी। वो अपने नाबालिग बेटे के हक के लिए लड़ रही थी। उनके खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेनरी लॉरेंस कर रहे थे। कानपुर में ये जिम्मेदारी नाना साहब ने उठाई थी, जिनके बारे में हमने लंदन वाली योजना में भी चर्चा की थी। हाँ। कानपुर में विद्रोह का दमन सर कोलिन कैंपवेल ने किया। और जब हम झांसी और ग्वालियर की तरफ देखते हैं तो वहां की कमान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के पास थी। डलहौजी की नीति से नाराज रानी ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। वहां ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल ह्यूग रोज कर रहे थे। और बरेली में? इसी तरह बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया और वहां भी दमन की कमान सर कोलिन कैंपबेल के पास ही थी। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली ने कमान संभाली, जिन्हें कर्नल ऑन्सिल ने दबाया। और बिहार में कुंवर सिंह ने एक जबरदस्त विद्रोह खड़ा किया। कुंवर सिंह एक 80 साल के बुजुर्ग जमींदार थे, जिनकी जमीनें अंग्रेजों ने छीन ली थी। सोचिए, 80 साल की उम्र में। इतनी उम्र में भी उन्होंने विलियम टेलर जैसे ब्रिटिश अधिकारियों को लोहे के चने चबवा दिए। बिल्कुल। ये तो वो बड़े नाम हैं जिन्हें आमतौर पर इतिहास की किताबों में, फिल्मों में या कहानियों में प्रमुखता से जगह मिलती है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी। लेकिन क्या ये क्रांति सिर्फ इन बड़े शहरों या उत्तर भारत तक ही सीमित थी? बिल्कुल नहीं। और जो छात्र या इतिहास के जिज्ञासु इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपको एज देगा। बड़े नाम और बड़े शहर तो अक्सर सभी को याद रहते हैं, लेकिन परीक्षा में मेरिट अक्सर उन स्थानीय नेताओं के नामों से तय होती हैं जिन्होंने अपने अपने छोटे क्षेत्रों में विद्रोह की लौ जलाई। तो चलिए सोर्सेज में दिए गए इन छुपे हुए नायकों और उनके क्षेत्रों के बारे में भी बात करते हैं, ताकि ये साबित हो सके कि ये वास्तव में एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूची है। मथुरा से देवी सिंह ने विद्रोह की कमान संभाली और गोरखपुर से गजाधर सिंह आगे आए। मेरठ से कदम सिंह ने नेतृत्व किया। हरियाणा क्षेत्र से राव तुलाराम ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। और मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश के मंदसौर से शहजादा फिरोज शाह का नाम आता है। और मध्य प्रदेश के ही रामगढ़ से रानी अवंतीबाई लोधी ने वीरता का परिचय दिया। जी। सतारा से रंगो बापूजी गुप्ते ने कमान संभाली। ये वही हैं जिन्होंने लंदन में अजीमुल्लाह खां के साथ मिलकर योजना बनाने में मदद की थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये क्रांति सिर्फ उत्तर भारत की नहीं थी, ये दक्षिण और पूर्व तक भी अपनी गूंज छोड़ रही थी। सच में? हाँ। कर्नाटक से भीमराव मुंड, कोयम्बटूर से मुलबाग स्वामी और दूर असम से मनीराम दत्त, पियाली बरुआ और कंदरपेश्वर सिंह ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। वाओ, असम और कोयम्बटूर तक? ये स्थानीय नाम ये साबित करते हैं कि 1857 का विद्रोह किसी एक क्षेत्र, एक धर्म या एक वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष की साझा भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। So what does this all mean? इतनी सारी जानकारी, इतने सारे स्थान, नीतियां, नेता और कारण, इन सब को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? हमारी इस गहन चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि 1857 सिर्फ कुछ असंतुष्ट सैनिकों की चर्बी वाले कारतूसों की लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये पिछले 50 सालों के निरंतर आर्थिक विनाश, सामाजिक तिरस्कार, प्रशासनिक भेदभाव और राजनीतिक धोखेबाजी का एक ऐसा विस्फोटक परिणाम था जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। ये एकदम सटीक विश्लेषण है।
एक तरफ जहां स्थानीय स्तर पर राजाओं, जमींदारों और सैनिकों के अपने अपने अलग कारण थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गुस्सा एक साझा भावना बन चुका था। भले ही अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियारों और कूटनीति से इस विद्रोह को अंततः दबा दिया हो, लेकिन इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और साम्राज्य की जड़ों को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। जाते जाते इस चर्चा को सुन रहे सभी लोगों के लिए एक नया और गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जरा इस पर सोचिए, अगर संचार के लिए अंग्रेजों के पास उस समय टेलीग्राफ की आधुनिक सुविधा नहीं होती, जिसने उन्हें तेजी से संदेश भेजने और सेना की टुकड़ियों को सही समय पर बुलाने में मदद की, बहुत बड़ा फैक्टर था वो। या फिर अगर मंगल पांडे की वो घटना 29 मार्च को न होकर ये क्रांति अपने तय समय यानी 31 मई को पूरे भारत में एक साथ एक ही दिन शुरू होती, तो क्या आज 1857 का नक्शा और हमारा इतिहास पूरी तरह से अलग नहीं होता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। सच में इतिहास में ये एक ऐसा क्या होता अगर वाला सवाल है जो उस दौर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि उन तारीखों के पीछे की कहानी और संघर्ष है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस कहानी को समझना। बिल्कुल। एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और एक नए डीप डाइव के साथ।